कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2। कविता का नाम उषा। कवि शमशेर बहादुर सिंह। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। कविता इस प्रकार है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इस कविता में कुछ कठिन अंश हैं जो इस प्रकार हैं। उषा प्रातःकाल, भोर प्रभात, नभ आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान, सिल मसाला पीसने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पत्थर, केसर विशेष फूल, मल देना लगा देना, गौर गोरे रंग की, झिलमिल झिलमिलाती हुई देह शरीर, जादू चमत्कार, सूर्योदय सूर्य का उदय होना। कवि की इस कविता की व्याख्या इस प्रकार है। प्रातः नभ था बहुत नीला। कवि सूर्योदय से ठीक पहले का दृश्य चित्र प्रस्तुत करते हुए कहता है कि प्रातःकालीन नभ यानी आसमान बिल्कुल नीले रंग का दिखाई दे रहा है या दिखाई देता है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे वह रंग में नीला अवश्य होता है, साथ ही पवित्रता स्वच्छता धवलता में शंख जैसा पवित्र स्वच्छ धवल स्वरूप लिए होता है। भोर का नभ, यहां पर प्रातःकालीन आकाश की तुलना शंख से ही क्यों की गई है। कवि ग्रामीण परिवेश के स्वच्छ वातावरण के सूर्योदय का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रातःकाल संध्योपासना का समय है। स्थान स्थान पर शंख ध्वनि हो रही है, इसलिए शंख का उपमान लिया गया है, शंख जैसे कहा गया है। फिर आता है भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ, इस पंक्ति में कवि ने भोर शब्द का प्रयोग ग्रामीण परिवेश को प्रस्तुत करने के लिए ही किया है। भोर अर्थात प्रातःकाल का वह सूर्योदय से पूर्व का दृश्य। भोर का नभ जादुई अंदाज में पल पल बदल रहा है। अब वह आकाश कैसा लग रहा है, जैसे राख से लिपा हुआ एक ऐसा चौका हो जो अभी गीला पड़ा हुआ है। राख का कैसा रंग होता है, स्लेटी रंग होता है। बिल्कुल वैसा ही आसमान प्रातःकाल दिखाई दे रहा है पूर्व दिशा में। कवि ने पुनः ग्रामीण अंचल का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया है कि जैसे गृहिणियां प्रातःकाल रसोई घर में बने चौके यानी भोजन ग्रहण करने हेतु बने एक निर्धारित स्थान को राख से लीप कर उसे पवित्रता प्रदान कर रही हों या करती हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा को मानो राख से लीप कर पवित्रता प्रदान कर रही है। क्योंकि भगवान भास्कर का उदय होने वाला है। अगर आप पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले देखें तो जो रंग दिखाई देता है वह राख से लिपे चौके की तरह ही स्लेटीपन लिए हुए होता है। राख से लिपा हुआ चौका जैसा ही दिखाई देता है पूर्व दिशा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इस पंक्ति में पुनः ग्रामीण परिवेश के सिल
यानी पीसने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक सुडौल शिलाखंड या पत्थर का दृश्य चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि जैसे ही गृहिणियां भोजन की तैयारी से पूर्व सिल का प्रयोग पीसने के लिए करती हैं, और उसी प्रकार भगवान सूर्यदेव के प्रकट होने से पूर्व पहले पूर्व दिशा का रंग अब ऐसा हो रहा है जैसे किसी गृहिणी ने बहुत काले रंग के पत्थर की बनी बहुत काली सिल में लाल रंग का केसर पीसकर उसे धो दिया हो, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। उसने पहले सिल में लाल केसर पीसा और उसे धो दिया। जो रंग उस समय बना वैसा ही रंग अब पूर्व दिशा की ओर दिखाई दे रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब संध्या वंदन भी हो गया। उसके दृश्य के बाद भोजन कक्ष की पवित्रता हो गई है। भोजन सामग्री की तैयारी के पश्चात नन्हे नन्हे बच्चों की विद्यालय जाने की तैयारी का बिंब प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार बच्चे अपनी स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक अगर घिस दें और फिर उसे मिटा दें तो जो रंग उस स्लेट का हो जाता है वही रंग अब प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा का हो रहा है, जिसमें लालिमा अब और अधिक बढ़ गई है क्योंकि सूर्योदय होने ही वाला है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक की तरह अब पूर्व दिशा दिखाई देने लगी है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इन पंक्तियों में सूर्योदय के साक्षात प्रत्यक्ष दृश्य को चित्रित करते हुए कवि कहता है जिस प्रकार प्रातःकाल गौर वर्णा रमणियां या स्त्रियां किसी जलकुंड या नदी आदि में जल क्रीड़ा करती हैं या जल भरती हैं, तो दूर से नदी के नीले रंग में उनका गौरवर्ण, उनका गोरा रंग झिलमिलाता सा नजर आता है। उसी प्रकार ग्रामीण परिवेश में प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर यदि आप नजर दौड़ाएं तो प्रातःकालीन सूर्य नीले आकाश, नील जल का मतलब यहां पर नीले आकाश में गौरवर्ण बिंब की तरह सूर्य झिलमिलाता प्रतीत होता है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि सूर्योदय के इस दृश्य को जादूगर की जादुई कला की तरह देखते हुए कहता है कि जिस प्रकार एक जादूगर क्या करता है, जब अपने जादू के कर्तव्य में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने जादू से प्रकट करता है, फिर जादू के समाप्त हो जाने पर वे वस्तुएं अचानक सब गायब हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल सूर्योदय से पहले के वे सारे दृश्य, वे सारे रंग, वे सारी उपमाएं सूर्योदय होते ही अदृश्य हो गई हैं और अब आसमान में केवल सूर्य की ही चमक दिखाई दे रही है और प्रकृति में चारों ओर उसकी सुनहरी धूप। ऐसा लग रहा है यह दृश्य भी उषा के जादू टूटने जैसा लगता है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हुआ और जितनी चीजें अभी, जितने रंग दिखाई दे रहे थे वो सब अचानक सब गायब हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है और इसका जो भाषा वैशिष्ट है, इसमें जो विशेषताएं हैं, शब्दों का चमत्कार है, वो इस प्रकार है। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। शंख जैसे में उपमालंकार है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इस पूरे अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। ग्रामीण परिवेश का सजीव वर्णन इसमें है। नए उपमानों जैसे चौका, सिल, खड़िया चौक, स्लेट आदि का प्रयोग किया गया है। इस पूरी कविता के प्रश्नोत्तर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।